केवल झूठे वायदे, देश के ऊपर 4 गुना कर्जा, इलेक्टोरल बॉन्ड मिले, वैक्सीन बनाने वाली कंपनियों से आपने चंदा लिया, चंदा लो धंधा दो वाली स्कीमें आप लेकर आए। और सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो यह है कि आपने ईडी सीबीआई का दुरुपयोग करके किस तरह से 2014 के बाद से ही सरकारों को गिराने का क्रम जारी रखा। आज हालत यह है कि सुप्रीम कोर्ट को कहना पड़ा कि ईडी के डायरेक्टर की नियुक्ति गैर कानूनी है, इलेक्टोरल बॉन्ड जो हैं वो गैर संवैधानिक हैं, इलीगल हैं, अनकॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड यूज किया गया। लेकिन आपकी शायद सरकार की खाल इतनी मोटी है कि आपको ना कोरोना याद रहा, ना आपको इलेक्टोरल बॉन्ड याद रहा। अब आपको ये याद आता है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में क्या है, कहां पर कौन सी रिजर्वेशन आ जाएगी। दुर्भाग्य है देश का कि देश के प्रधानमंत्री स्वयं तो कायर हैं ही, देश की जनता को भी कायर बताते हैं, डराते हैं। देश की वीर महिलाओं को, वीरांगनाओं को कहते हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी तो आपका मंगल सूत्र कांग्रेस ले जाएगी। स्वयं 28,000 से सोना बढ़ाकर 75,000 पे पहुंचा देते हैं। कांग्रेस की वीरांगनाओं ने तो मंगलसूत्र स्वतंत्रता आंदोलन में भी अपनी शहीद किए हैं और आज भी बॉर्डर के ऊपर वीरांगनाएं शहादत से अपने पति, माँ, बहन, बेटी सब तैयार रहती हैं कि भाई पति शहीद होता है तो तिरंगे में लिपट कर आता है। लेकिन इनको शहादत का क्या पता, इनके यहां से तो कभी चूहिया भी नहीं मरी। तो मंगलसूत्र की कीमत ये क्या जाने, क्या उसकी कीमत होती है, उसकी क्या वैल्यू है समाज के अंदर, ये क्या जाने। डराते हैं आप, कांग्रेस आएगी तो एक भैंस खोल ले जाएगी। मतलब देश के प्रधानमंत्री का स्तर देखिए साथियों, आप लोग सब प्रबुद्ध पत्रकार हैं। कांग्रेस आएगी 2 कमरे होंगे तो 1 कमरा फलानों को दे देंगे, वो ज्यादा बच्चे वालों को दे देंगे। दुर्भाग्य है कि 10 साल के बाद भी सरकार चलाने के बाद आपके ऐसे भाषण सुनने को मिले जिनसे देश का सर जो है वो पूरी तरह से झुक गया। 10 साल तक इवेंट मैनेजमेंट की सरकार चलाई, मीडिया के एक बहुत बड़े वर्ग को आपने मुट्ठी में काबू करके सरकार को चलाया। दुर्भाग्य इस बात का है कि जो जो आपने वायदे किए उन वायदों के ऊपर आप बात ही नहीं कर रहे, आप एक भी शब्द नहीं ले रहे। अब सुना है वापस आ रहे हैं, कुछ लोगों ने पहले ही बता दिया था कि साहब वो रो भी सकते हैं मंच पर, और 2-3 दिन बाद सच हो गया। आंसू भी आए उनके, सुना है। रंगमंच के अच्छे कलाकार की भूमिका में जब देश के प्रधानमंत्री दिखाई दें तो देश की 140 करोड़ जनता पूछती है कि भाई हमने प्रधानमंत्री चुना था, रंगमंच का कलाकार चुना था, या भाजपा का प्रचार मंत्री चुना था। देश की जनता अब कंफ्यूज हो गई और अब तो और हद कर दी उन्होंने। भाई आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप कहते हैं कि वो अडानी अंबानी नाम लेकर कहते हैं। अडानी अंबानी के जो टेम्पो काले धन के नोटों के भरे हुए हैं वो कांग्रेस के कार्यालय में और कांग्रेस के घर पर जा रहे हैं। प्रधानमंत्री महोदय, आपको थोड़ी सी भी लज्जा नहीं आती है? आप देश के प्रधानमंत्री हैं। वो एक अलग बात है आप 10 साल तक नाले से गैस निकालकर पकौड़े तलवाते रहे युवाओं से, लेकिन अब तो देश के प्रधानमंत्री हैं। ईडी सीबीआई को भेजिए ना उन अडानी अंबानी और कांग्रेस के कार्यालय पर कि वो जो टेम्पो भरकर जो नोट जा रहे हैं वो कहां से आ रहे हैं, किस बात के हैं, वो किसको दिए जा रहे हैं। इतने कमजोर हो गए हैं आप 10 साल में, बड़ी बड़ी बातें करते थे आप तो। दोबारा से वापस वही उनका पुराना जो एजेंडा है पिछले 2 महीने से, उस 2 महीने से एजेंडे को सेट करने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन इस बार एजेंडा सेट नहीं हो पा रहा है कोई भी, ना ही नकली हिंदुत्व का और ना ही कपटी राष्ट्रवाद का। ना ही इनका एजेंडा वो सामने आ पा रहा है कि इस बार पाकिस्तान के नाम पर वोट मांग लो। हिंदू मुसलमान हो नहीं पा रहा है क्योंकि जनता समझ गई है इनको। आज हालत यह है, देश की राजधानी में 7 में से 6 सांसदों के टिकट काटकर बदलने पड़ते हैं।
किसानों के सामने जाकर मुंह दिखाने लायक नहीं है, क्योंकि अजय मिश्रा टेनी को टिकट देते हैं। महिलाओं से बात क्या करें, ब्रजभूषण शरण सिंह के बेटे को टिकट देते हैं। आज देश के प्रधानमंत्री किस बात पर वोट मांग रहे हैं, उसका कोई एजेंडा वो सेट नहीं कर पा रहे हैं। आज भी वो पंडित जवाहरलाल नेहरू जैसे दूरदृष्टा के नाम पर, कोसने के नाम पर उनसे वोट मांग रहे हैं। सुना है हिमाचल में वापस आ रहे हैं और दोबारा से आकर उसी तरह से हिमाचल की जनता को गुमराह करने का प्रयास करेंगे। वापस आएंगे तो फिर कहेंगे कि मेरा तो सेपू की वड़ी खाने का जो संबंध है वो पिछले जन्म में है, और ऐसा ना कह दें कि मेरा जन्म हिमाचल में पिछली बार हुआ था। वैसे वो बोल आए हैं वेस्ट बंगाल में, तो वो स्कोप खत्म हो गया हिमाचल के लिए। वो कह के आए या तो मैं पिछले जन्म में हिमाचल में पैदा हुआ था या अगले जन्म में मैं हिमाचल में पैदा होऊंगा, और इस जन्म में वो कह नहीं सकते। तो अगले जन्म के बाद अगले जन्म का टर्म हो सकता है हिमाचल का, वो कह जाएं कि 2 जन्म के बाद मैं हिमाचल में पैदा होऊंगा। अरे भाई, आप देश के प्रधानमंत्री हैं, आप बताइए कि 2014 और 2019 के चुनाव में हिमाचल को कौन कौन से वायदे करके गए थे, उनकी बात कीजिए। आपके सेब के बागानों की क्या सुध ली आपने? क्या सेब के जो ऊपर जो इंपोर्ट ड्यूटी 70% थी उसको घटाकर 35% कर दिया? उसके ऊपर उत्तर दीजिए। हिमाचल के लोग बड़े भगवान से डरने वाले हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, ना ही झूठ सुनते हैं। क्यों? आप लोग जानते हैं कि लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व जो हमारा आम चुनाव होता है, वो चुनाव अपने लगभग अंतिम चरण में चला गया है, और जैसे जैसे तापमान बढ़ रहा है पर्यावरण का, वातावरण का, वैसे वैसे लोकतंत्र का भी जो पर्व है उसका तापमान भी वो बढ़ता चला जा रहा है। आज आप लोगों में के बीच में आने का जो मुख्य कारण रहा, वो सबसे पहले मैं बता देना चाहता हूं कि मैं लगभग 9-10 स्टेट्स में अभी पूरा समय देकर आप लोगों के बीच में इस पावन हिमाचल की भूमि में आया हूं, और मैं सबसे पहला स्टेटमेंट यही देना चाहूंगा कि बीजेपी साउथ में साफ हो गई है इन 5 दौर के चुनाव के बाद, और नॉर्थ में जो हम पहले हाफ कहते थे वो हाफ से भी नीचे चले गए। कल के चरण के चुनाव के बाद ये स्पष्ट हो गया है कि अगली सरकार 4 जून को जो बनेगी वो इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। वर्तमान सरकार और मोदी जी की सरकार जो है उसका जाना तय हो गया है। 5 चरणों के चुनाव के बाद तमाम राज्यों की जनता ने सिद्ध कर दिया है कि जिस तरह से जनता जनार्दन ने वोट दिया है, जिस तरह से तमाम हमारी सभाओं में भीड़ आई है, पूरी तरह से जनता ने सिद्ध कर दिया है कि ये निकम्मी और भ्रष्ट सरकार, ये झूठों के शहंशाह की सरकार का जाना इस बार तय है। बहुत दिन हो गए इनको गुमराह करते देश की जनता को। 2014 के वायदे अगर मोदी जी स्वयं याद कर लेंगे तो उनको स्वयं को भी लज्जा आएगी कि कौन कौन से वायदे करके वो यहाँ आए थे। 2014 का भाजपा के तमाम प्रत्याशी अगर अपना ही मैनिफेस्टो पढ़ लेंगे, जिसमें लिखा था कि हम आएंगे तो एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाएंगे, काला धन वापस आएगा, स्विस बैंक के अकाउंट्स को जागृत किया जाएगा, उनके नामों को बताया जाएगा, 15 लाख रुपए अकाउंट में यूं ही आ जाएंगे, 4 लाख करोड़ का काला धन वो लाला रामदेव साहब ने बताया था, वो पता नहीं कहाँ है आजकल। 35 रुपए में पेट्रोल, 35 रुपए का डॉलर, 100 स्मार्ट सिटी, 2022 तक किसानों की आय दुगनी हो जाएगी, 2022 तक सभी गरीबों के सर के ऊपर छत होगी, छत के ऊपर कमरा होगा और नीचे नल होगा, नल के नीचे जल होगा और जल के नीचे बाल्टी होगी, बाल्टी में डब्बा होगा और मग्गा होगा और साथ में साबुन रखा होगा। मतलब गजब वायदे इन लोगों ने किए
और जिस तरह से आज देश की अर्थव्यवस्था हो, चाहे सामाजिक व्यवस्था हो और चाहे विदेश नीति हो, सबका भट्टा बैठा दिया इन लोगों ने। यही मोदी जी कहते थे, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ महिलाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। बहुत हुआ किसानों पर और युवाओं पर अत्याचार, अब की बार उनकी सरकार। और कोई भी चीज आप पत्रकार बंधुओं से छुपी हुई नहीं है कि देश के ऊपर 4 गुना कर्जा कर दिया। इस डबल इंजन की सरकार ने 52,000 करोड़ का कर्जा हिमाचल के ऊपर छोड़कर गए ये लोग। किस तरह से महिलाओं के अत्याचार की तो बात ही मत कीजिए। कठुआ से लेकर, हाथरस से लेकर, उन्नाव से लेकर और कुलदीप सेंगर से लेकर, बृजभूषण शरण सिंह से लेकर, क्या क्या इस देश ने देखा, वो पूरे देश के सामने है, आप लोगों के सामने है। सैकड़ों निर्भया कांड हो गए, लेकिन निर्भया का जो फंड था वो मोदी जी के एडवर्टीजमेंट पे खर्च हो गया। हमने निर्भया का इलाज सिंगापुर में हवाई जहाज से स्पेशल भेज के कराया और इनके शासनकाल में हाथरस की बेटी को मिट्टी के तेल डालकर और डीजल पेट्रोल डालकर रात को जला दिया गया। तमाम सरजमी पर 4,000 किलोमीटर की भूमि पर कब्जा करके बैठा है, जो 2020 के बाद से हुआ कब्जा है, और देश के प्रधानमंत्री क्लीन चिट देते हुए पाए जाते हैं। इतने कमजोर प्रधानमंत्री आज तक देश ने कभी नहीं देखे, और दुर्भाग्य है, हमें कहते हुए स्वयं लज्जा आती है कि इतने झूठे प्रधानमंत्री भी देश ने कभी नहीं देखे। एक दिन कोई बात कहते हैं, अगले दिन कोई बात कहते हैं। पहले दिन हिंदू मुसलमान करते हैं, फिर अपने चाटुकार पत्रकारों के सामने अगले दिन कहते हैं ये शब्द मेरे नहीं थे, मेरे मुंह में मत डालिए। पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने 80-20 की बात की होगी, शमशान कब्रिस्तान की, और जो कहते होंगे कि मैं दंगाइयों को कपड़े देकर, उनकी वेशभूषा देखकर पहचान लेता हूं। कहां चुनाव का प्रचार शुरू हुआ? मछली और मछली के कांटे से शुरू हुआ। मायोवाद, मुस्लिम लीग की छाप, और कांग्रेस आएगी तो ऐसा कर देगी और कांग्रेस आएगी तो वैसा कर देगी। और कहां तक हम तो सोचते थे चलिए अभी आखिरी देश के प्रधानमंत्री का निम्नतम स्तर का भाषण होगा, लेकिन देश को उन्होंने बहुत निराश किया। हर बार उनका भाषण का स्तर और गिरता चला गया। एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे वो, हम तो कह रहे थे कि हम ही आपको अपना मैनिफेस्टो दिखा देते हैं, पढ़ा देते हैं, कहाँ मायोवाद है, कहाँ मुस्लिम लीग है, कहाँ मुसलमानों को रिजर्वेशन है। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि देश के प्रधानमंत्री अभी तक ये नहीं बता पाए कि 10 साल में उन्होंने क्या किया। मेक इन इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, बैठअप इंडिया, लेटअप इंडिया, उठअप इंडिया, नोटबंदी, जीएसटी और पता नहीं कौन कौन से योजनाएं लेकर आए, लेकिन आज एक भी योजना का ना तो नाम लेते हैं, ना ही किसी भी योजना के नाम पर वोट मांगते हैं। देश को साइकोलॉजिकल वॉर गेम में फंसा कर रख दिया। जहां भी चुनाव होता उसी राज्य को कह देते हैं कि यहां इस राज्य को हम नंबर 1 बनाएंगे। अब वो नंबर 1 1 बनेगा या नंबर 1 10 बनेंगे, वो देश के प्रधानमंत्री बता ही नहीं पा रहे। फिर एक नारा साइकोलॉजिकल वॉर गेम का दिया कि अब की बार 400 पार। अब खैर उन्होंने वो नारा लेना बंद कर दिया है, नारा छोड़ दिया है वो नारा लेकर, अब वो आगे नहीं बढ़ रहे हैं। लेकिन दुर्भाग्य है कि 400 पार के नारे में जिस तरह से उनके ही सांसद प्रत्याशियों ने स्पष्ट कर दिया कि 400 पार क्यों चाहिए, कि संविधान को बदलना चाहते हैं, आरएसएस की मूल विचारधारा जो है उसको सामने रखना चाहते हैं, इसलिए वो 400 पार चाहते हैं। इसलिए नहीं कि देश का भला कर सकें, इसलिए नहीं कि हिमाचल के लिए कुछ कर सकें, इसलिए नहीं कि हिमाचल में आई त्रासदी के लिए कुछ मिलेगा हिमाचल को केंद्र सरकार से, इसलिए 400 सांसद चाहिए। दुर्भाग्य के पिछली बार भी चारों सांसद बाई इलेक्शन से पहले हिमाचल ने उनको दिए। बाई इलेक्शन में शायद हमारी मैडम आई थी और उसके बाद चारों सांसद पिछली बार भी दिए। हम तो केवल ये जानना चाहते हैं, देश ने आपको सर आंखों पर बैठाया,
2014 से लेकर पुलवामा जैसे कांड हुए उसके ऊपर भी आपने वोट मांगे। 46-47 जवान शहीद हुए तो आप फोटो खिंचवा रहे थे जिम कॉर्बेट में, उसके बाद भी जनता ने आपको सर आंखों पर बैठाया। और यही भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन जो कार्टून थे उसके ऊपर जो जीएसटी लगाया था उसका क्या हुआ? वो कहाँ जाकर रुकेगा वो जीएसटी जो लगाया था? क्या सेब के बागानों का सेब अडानी को जो जाने का आपने प्रोग्राम बनाया था 3 काले कानूनों में, उसके ऊपर उत्तर देना पड़ेगा आपको मोदी साहब। आप जब भी आते हैं तो पहाड़ों की जवानी और पहाड़ों के पानी की बात करते हैं। कितना हिमाचल से माइग्रेशन हुआ, कितने लोगों को रोजगार हिमाचल में आपने दिया। पूछना चाहेंगे हिमाचल के लोग के लगभग 6 से 8 हजार बच्चे, जिस समय पर आप अग्निवीर योजना लाए थे, हिमाचल के बच्चों का सिलेक्शन हो गया था। उनका क्या गुनाह था कि आपने उनकी अपॉइंटमेंट लेटर्स को रुकवा दिया? तो हिमाचल के लोग अब आएंगे तो मैं समझता हूं मीडिया के माध्यम से हमारे 4-5 सवाल हैं, मोदी जी उन 4-5 सवालों का जवाब दें। सबसे पहला सवाल हमारा है कि हिमाचल में इतनी बड़ी आपदा आई, तमाम सांसद आपके यहां पर थे। खैर सांसदों की तो बात ही क्या करें, पता नहीं कहां कहां से हीरे जवाहरात नगीने बॉम्बे से ढूंढ के लाए हैं इस बार। वो क्या कह दें, कब कह दें, पता ही नहीं चलता है, कौन सी बात कह दें। वो जयराम ठाकुर जी कोई कह दिया मंच पर, पता होगा आप लोगों को क्या कहा था। जयराम साहब भी डरे हुए हैं कि कहीं ईडी सीबीआई जो है ना मेरे घर पहुंच जाए। भ्रष्टाचारी तो डिक्लेयर कर ही दिया इन्होंने। खैर 4 तारीख तक है, हिमाचल की जनता झेलेगी, उनको झेलना भी चाहिए कभी कभी। मुझे लगता है कि पहला सवाल हमारा यह है कि राष्ट्रीय आपदा घोषित क्यों नहीं किया? हिमाचल की आपदा, सैकड़ों लोग किस तरह से तबाह हुए, हजारों लोगों के मकान चले गए। और एक यहाँ के मुख्यमंत्री हमारे जो हैं, उन्होंने अपने अकाउंट तक से इतना बड़ा अमाउंट दिया। आपने दोहरा व्यवहार किया। अगर यही आपदा उत्तराखंड में या गुजरात में आती है तो आप पूरा खजाना खोल देते हैं, लेकिन हिमाचल में क्योंकि सरकार कांग्रेस की है तो आपने पूरी तरह से उसके ऊपर अंकुश लगाया। और जो आपदा का पैसा था वो क्यों नहीं मिला? आपदा के लिए मोदी साहब क्या संवेदना के 2 शब्द आप यहां पर आकर नहीं कह सकते थे? गुजरात में तो आप हवाई जहाज लेकर और हेलीकॉप्टर लेकर निकल जाते हैं। बाढ़ आ गई है तो बाढ़ भी देखेंगे, सब देखेंगे, क्योंकि आप वहां पढ़े थे ना इंटायर पॉलिटिकल साइंस, और चाय भी वहीं बेची थी आपने। हम पूछना चाहते हैं हिमाचल के लोगों का क्या गुनाह था? और हिमाचल के लोग 10 साल आपकी सरकार रही, आज हिमाचल के लोग आपको वोट क्यों दें? कोई 2 कारण बताइए मोदी जी जो हिमाचल के लिए आपने किए हों कि भाई ये हमने किए हैं। मैंने इतने इंस्टीट्यूशंस खोल दिए, मैंने ये कर दिया। बड़ी बड़ी कोल्ड स्टोरेज की चेन की बात मोदी साहब ने की थी, उसका क्या हुआ? जो हमारा बिजली का पैसा है उसका क्या हुआ? क्या वो शेयर हमें मिला कि नहीं मिला? केवल सेपू की बड़ी खाई थी और मैं आया था और पेड़ यहाँ पर गिरा हुआ था और पत्थर यहीं थे और पानी के बाल्टी में लेकर ऊपर चढ़ा था, ये कहकर आप हिमाचल की जनता को गुमराह मत कीजिए। आप बताइए कि हिमाचल के किसान के लिए क्या किया आपने? हिमाचल के नौजवानों के रोजगार पैदा करने के लिए क्या किया आपने? हिमाचल टूरिज्म स्टेट है, हिमाचल में टूरिज्म को बढ़ाने के लिए आपने कौन कौन से कदम उठाए 10 साल में? कोई 2-4 चीजें बताइए कि हमने टूरिज्म के लिए हिमाचल में बढ़ोतरी हो तो हमने ये किया है। टूरिज्म बढ़े क्या? आपने वो मंडी का जो एयरपोर्ट था क्या हुआ उसका? वो जमीन एक्वायर हुई कि नहीं हुई? वो जमीन में एक्वायर हुई हो तो उसके ऊपर क्या हुआ? आपने तो कहा था कि वो हवाई चप्पल वाले लोग जो हैं वो हवाई जहाज में बैठेंगे और मंडी से उड़ेंगे। तो टूरिज्म बढ़ाने के लिए, रोजगार बढ़ाने के लिए कोई भी कदम आपने क्यों नहीं किया, क्यों नहीं उठाया? हिमाचल की जनता सीधी है, लेकिन हिमाचल की जनता वोट से सरकार बदलना जानती है। लोग हैं वो तमाम सरकारी जो योजनाएं हमारी आ रही हैं उसमें बाधा बनकर क्यों खड़े हो जाते हैं, इसका तो उत्तर देना पड़ेगा।
कि 92,000 करोड़ का जो कर्जा हिमाचल के ऊपर था, मोदी जी क्या उसको कम करने के लिए आप कुछ हिमाचल की मदद करेंगे? किस तरह से आपने यहाँ पर भेदभाव किया, मोदी जी हिमाचल की जनता को बताइए कि क्यों भेदभाव किया। मैं अपनी बातों को समअप करता हूं। 4 जून को इंडिया गठबंधन का बहुमत आएगा, ये सरकार तड़ी पार हो जाएगी। इस बार गुमराह करने से हिमाचल की जनता इनको वोट नहीं देगी। जैसा रुझान विभिन्न राज्यों में दिख रहा है, बीजेपी 150 का आंकड़ा पार नहीं कर पाएगी। हिमाचल में सभी विधानसभा के बाई इलेक्शन और चारों लोकसभा कांग्रेस पार्टी बड़े बहुमत के साथ जीतने जा रही है और हिमाचल की जनता इस बार मोदी जी के झूठे वायदों पर विश्वास नहीं करेगी। इस बार कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है, जो 5 न्याय और 25 गारंटी हैं, उनके ऊपर देश की जनता विश्वास कर रही है। हालत यह है कि जहां से प्रचंड बहुमत लेकर बीजेपी सांसद जीतती थी और सरकार बनाती थी, वहां आज लाखों की तादाद में लोग आ रहे हैं। हालत यह है कि मंच तक भीड़ पहुंच जा रही है कि तुरंत इस सरकार को बदला जाए। माननीय राहुल गांधी जी और खड़गे जी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन के तमाम बाकी जो घटक दल हैं, जिस तरह से अपने अपने राज्यों में परफॉर्म कर रहे हैं, बीजेपी की सरकार 4 जून को शाम आते आते बाहर हो जाएगी और दोबारा से फिर वही हमारे पुराने दिन आएंगे। अच्छे दिन का नारा देने वाले लोग वही हालत में पहुंच जाएंगे जो 2004 में इंडिया शाइनिंग का नारा देकर आए थे। उससे ज्यादा बदतर स्थिति बीजेपी की हो जाएगी। जिस तरह से इन्होंने समाज में विद्वेष पैदा किया, पूरे सामाजिक व्यवस्था, अर्थव्यवस्था और विदेश नीति का बंटाधार किया, देश की जनता अब इनको माफ नहीं करेगी। साथियों, आपके कोई भी बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है कि देश में अंधभक्त तो पैदा हुए थे बहुत, लेकिन पुरी के जो इनके भाजपा के प्रत्याशी हैं, कल उन्होंने भगवान प्रभु जय जगन्नाथ को ही मोदी जी का भक्त बना दिया। बाद में माफी मांगी, लेकिन माफी मांगना कम नहीं है। इनका केवल ये धर्म के नाम पर आधार बनाकर वोट मांगने का काम जो चल रहा है, ये देश समझ चुका है। हमें वो सनातनी बताएंगे, गैर सनातनी बनाएंगे, सनातन विरोधी बताएंगे, लेकिन चारों शंकराचार्यों ने जो जो कहा मोदी जी के लिए उसका उत्तर नहीं देंगे। राम मंदिर के बारे में, प्राण प्रतिष्ठा के बारे में चारों शंकराचार्यों ने जो कहा, जो हिंदू धर्म के पुरोधा हैं, शीर्षस्थ हैं, उनके बारे में बात नहीं करेंगे। रावण अहंकार के प्रतीक रहे, विद्वान थे, लेकिन सारी ताकतें होने के बाद केवल एक शक्ति उनके पास थी और वो अहंकार की शक्ति थी। तो अहंकार ने ही रावण को मारा था। तो मुझे लगता है कि जो सरकार है वो अहंकार की प्रतीक है और मोदी जी जो हैं वो अहंकार के शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए नेता हैं। जिस तरह की भाषा का उपयोग वो करते हैं, पूर्व प्रधानमंत्रियों से लेकर किसी को भी कुछ भी कह देते हैं। वहीं पर संसद में बैठी हुई एक महिला सांसद को शूर्पणखा तक कंपेयर कर देते हैं। तो किसने क्या कहा उस पर नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन ये भारतीय लोकतंत्र का दुखद काल रहा कि देश के प्रधानमंत्री से लेकर और तमाम सत्तासीनों ने जिस तरह की भाषा का उपयोग किया और अभी भी किया जा रहा है। मतलब देश के प्रधानमंत्री कह रहे हैं भैंसिया खोल लेंगे और मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा और ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। सच्चाई ये है कि ये चुनाव भारतीय लोकतंत्र को बचाने के लिए है, भारतीय संविधान को बचाने के लिए है और देश की जनता जाग गई है। मोदी जी के जुमले और शगुफों में इस बार फंसने वाली नहीं है। लेकिन दुखद है कि एडीआर की रिपोर्ट कह रही है कि 600% हेट स्पीचेस इस सरकार के बाद आने में बढ़ी हैं। ये भारतीय लोकतंत्र के लिए, हम बुद्धिजीवियों के लिए चिंता का विषय। देखिए, मैं तो समझता हूं कि
अब तो वो स्टैंड से बदल गए थे 4-5 दिन पहले। वो तो कह रहे थे ताजिया के चक्कर वक्कर लगाता हूं मैं। आज फिर दोबारा जाग गए। वो समझ नहीं आया कुछ। देश के प्रधानमंत्री हैं वो। अपीजमेंट किया किसी ने, अगर गलत किया तो बताए ना किसने किया। वो बार बार अभी 10 दिन पहले कह रहे थे, फिर वो एक्सपोज हो गए कि मुस्लिम रिजर्वेशन दे देंगे। कर्नाटक में दे दिया। ये इंडी गठबंधन, इंडिया गठबंधन, घमंडिया, पता नहीं कौन कौन से शब्द इस्तेमाल करते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, देवगौड़ा जी की सरकार ने आर्थिक आधार पर, सामाजिक आधार पर रिजर्वेशन दिया था 1994 में। आज तो आप उनकी गोद में बैठे हुए। अगर वो गलत था तो गठबंधन क्यों नहीं तोड़ा जेडीएस से आपने कर्नाटक में? और आंध्रा का जो 5 पार्टियों का मैनिफेस्टो आया है उसमें धर्म के आधार पर रिजर्वेशन देंगे। मोदी जी, आप तो एंटायर पॉलिटिकल साइंस के विद्यार्थी रहे, पढ़ते नहीं होंगे आप, बाकियों से किसी से पढ़वा लेते आप। आरोप लगाना, और वो भी केवल धर्म के आधार पर, इनकी फितरत आज से नहीं है, अंग्रेज सिखा के गए इनको। आप मुझे केवल ये बता दीजिए कि 4 तारीख को क्या होगा। मोदी जी, 4 तारीख को आदि भाजपा में अफरा तफरी होगी, जेल जाएंगे। जितने इनके काम है ना, कारनामे हैं, जिस पत्थर को उठाएंगे वहीं से भ्रष्टाचार निकलेगा। अपनी चिंता कीजिए मोदी जी, हम देश की चिंता करेंगे। आप निश्चिंत रहिए, आपका हफ्ता 10 दिन और है, आप अपना शांति से निकल जाइए।